School of Magic Season 2 Episode 89 टाइटल 8 स्टार पैटर्न से बना कॉन्स्टेलेशन। जिन मैजिशियनों ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध का अनुभव किया था वे एक बात जानते थे। मनुष्य आमतौर पर वे लोग थे जिन पर एक डीमन बीस्ट आक्रमण कर रहे थे जिनकी संख्या उनसे सैकड़ों या हजारों गुना अधिक थी। मनुष्यों के बीच प्रतिभाशाली मैजिशियनों का अनुपात शुरू करने के लिए बहुत अधिक नहीं था और एक मैजिशियन की ताकत आमतौर पर एक डीमन बीस्ट की ताकत से मेल नहीं खा सकती थी। मनुष्यों कई वर्षों तक डीमन बीस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सक्षम होने का कारण न केवल उनकी बुद्धिमत्ता के कारण था जब वे जंगली प्राणियों के खिलाफ लड़ रहे थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मनुष्य विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना जानते थे जो कि खुद से बहुत मजबूत थे। संरचनाएं और बाधाएं, इन चीजों ने मनुष्यों को लड़ाई को पलटने का मौका दिया। जब दोनों पक्षों के बीच ताकत में बहुत अंतर था, शासकों को डीमन बीस्टों के बीच रखते हुए जो आसानी से एक शहर को जमीन पर गिरा सकते थे। इक्विपमेंट्स, हथियार, संरचनाएं और बाधाएं, ये ज्ञान के क्रिस्टल थे जिन्हें मानव जाति ने पूरे इतिहास में उत्पन्न किया था। उपकरणों और हथियारों की उपयोगिता का वर्णन करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे मानव के नाजुक मांस को मजबूत करने का एकमात्र तरीका थे। संरचनाओं ने कमजोरों को मजबूत के खिलाफ लड़ाई जीतने की अनुमति दी। मैजिक के अयस्कों का उपयोग करना जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में हेवन और अर्थ के सार से भरे हुए थे और मैजिशियनों को संरचनाओं के केंद्र के रूप में। संरचनाओं के सिद्धांत काफी हद तक ड्राइंग स्टार्स, स्टार पैटर्न और स्टार कॉन्स्टलेशन के समान थे। यदि एक मैजिशियन को एक स्टार पैटर्न के रूप में माना जाता है तो 8 एडवांस मैजिशियनों द्वारा बनाई गई 8 बर्फ की दीवारों को 8 स्टार पैटर्न से बना एक विशाल स्टार कॉन्स्टलेशन माना जा सकता है। स्टार कॉन्स्टलेशन अद्वितीय था, हालांकि इसे अभी भी एक एडवांस स्पेल के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन इसकी शक्ति सामान्य एडवांस स्पेलों की तुलना में काफी अधिक मजबूत थी। प्रारंभ में हंस के पंखों के आकार की बर्फ आसमान से गिर रही थी, लेकिन बर्फ अब बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई थी जो हर सेकंड दीवारों में संयोजित होने में सक्षम थी। दीवारें बेहद मोटी थी और खुद को एक अष्टकोणीय आकार में सख्ती से संरेखित कर रही थी। उग्र जादूगरनी से आपदा की आग ने शुरू में 100 मीटर के दायरे को कवर किया, जिससे उसके आसपास सब कुछ जल गया। हालांकि जैसे ही बर्फ के क्रिस्टल जमीन पर उतरे, दीवारों ने तुरंत आग की लपटों को पकड़ लिया। 8 में से 5 बर्फ की दीवारें पूरी हो चुकी थी। उग्र जादूगरनी घूमी और उसने बर्फ की दीवारों को सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर देखा, जो विस्फोट से खुलने के लिए बहुत मोटी थी। यह ऐसा था जैसे उसकी लपटें एक पिंजरे के अंदर फंसी हुई हो, बर्फ जमने की तुलना में धीमी गति से पिघल रही हो। उग्र जादूगरनी ने आखिरकार महसूस किया कि डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उसने आग की लपटों से आधे अधूरे विला को देखा और पाया कि प्रभावशाली कल्टीवेशन वाले आइस मैजिशियन विला के केंद्र में अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वे शानदार स्टारों से घिरे हुए थे, एक तारकीय स्टार पैटर्न में घनी तरह से भरे हुए थे। प्रत्येक मैजिशियन एक स्टार पैटर्न में बदल गया था जो अन्य मैजिशियनों के साथ मिलकर बना था, जिसमें 8 मैजिशियनों से मिलकर एक आइस एलिमेंट स्टार नक्षत्र बना था। स्टार नक्षत्र अष्टकोणीय था जो 8 तरफा तारों वाले बॉक्सों जैसा दिखता था। बर्फ की दीवारों के स्रोत को जानने के बाद उग्र जादूगरनी ने तुरंत एक भेदी चीख निकाली। उसने पास की एक इमारत की दिशा पकड़ ली और उसे जमीन से बाहर खींच दिया और वह तुरंत हवा में उड़ गई। उग्र जादूगरनी ने इमारत में विस्फोट किया, जिससे तैरती हुई संरचना में आग लग गई।
उसके नियंत्रण में जलती हुई इमारत सीधे 8 मैजिशियनों पर उड़ गई। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं? राजेश अचानक जोर से हंस पड़ा। जलती हुई इमारत जो निर्माण की ओर उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 30 मीटर दूर एक अदृश्य दीवार से टकरा रही है, बीच में ही टुकड़े टुकड़े हो रही है। जलते हुए टुकड़ों को किसी विशेष वस्तु ने रोक दिया। उग्र जादूगर ने अस्पष्ट रूप से 8 आइस मैजिशियनों के करीब एक मामूली चाप के साथ एक बाधा को देख सकती थी जो उनकी रक्षा कर रही थी। फैलती लपटें और उनकी ओर उड़ने वाले प्रोजेक्टाइल दोनों ही बैरियर द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध थे। एक बाधा फॉर्मेशन एक बाधा द्वारा संरक्षित थी। राजेश स्पष्ट रूप से जानते थे कि एक अवरोध स्थापित करना अवास्तविक था जो पूरे विला की रक्षा कर सकता था। बाधा बहुत नाजुक होंगी, लेकिन अगर वह मैजिशियनों की रक्षा के लिए अपने क्षेत्र को केवल फॉर्मेशन के आकार तक कम कर देता है तो यह उन्हें अपराजय बना देगा। उग्र जादूगर इस बात से अनभिज्ञ थी कि डीमन सीलिंग आइस फॉर्मेशन धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। अब इसे नष्ट करने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी थी। आइस की दीवारों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा था, जैसे स्टील की दीवारें कहीं से भी तुरंत दिखाई दे रही हो। दीवारें उग्र जादूगरनी को फंसा रही थी, चाहे वह किसी भी दिशा में आगे बढ़ रही हो। विपत्ति की आग अब उग्र जादूगरनी से 10 मीटर के दायरे में फैल रही थी। आमतौर पर उसके शरीर को घेरने वाली लपटें उसे बर्फीले ऑरा से नुकसान होने से बचाती थी, लेकिन चूंकि उसकी पीठ पर कील से वार किया गया था, जिससे बर्फ का जहर उसके शरीर में घुस गया, जिससे उसके पूरे शरीर में क्षति फैलने लगी, जिससे उसकी विपत्ति दब गई, आपदा की आग दब गई। जब वह गुस्से में प्रेरित होती थी तो उसकी चोटें और उसकी भावनाओं का पर्दा पड़ जाता था। वह ग्रीम स्टील स्पाइक के प्रभाव को महसूस नहीं कर सकी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही और फॉर्मेशन धीरे धीरे मजबूत होती गई, उसकी लपटें और भी दब गई। हवा में अधिक आइस के क्रिस्टल जैसे कांच के टुकड़े दिखाई दिए, जो एक साथ मिलकर एक पारदर्शी दीवार, बर्फ की दीवार बन गए। यह अंतिम बर्फ की दीवार थी। उग्र जादूगरनी अब अपनी चोट के कारण विनाशकारी लपटें पैदा नहीं कर सकते थे। वह केवल आइस के ढेर को देख सकती थी और अपने आसपास की शेष जगह को सील कर सकती थी। अष्टकोणीय बर्फ जाल पूरी तरह से निर्मित था और केंद्र की ओर सिकुड़ रहा था। यह एक पारदर्शी स्टील के पिंजरे में बदल गया, जिससे उग्र जादूगरनी कूल फ्रिज में आ गई। उसके शरीर पर लगी आपदा की आग भी बुझ गई। यह काम करता है। राजेश बहुत खुश था। शिगुआन ने राहत की सांस ली। उसने 8 एडवांस मैजिशियनों को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान की कमी थी। जैसे ही 8 मैजिशियनों ने अपनी भूमिकाओं को पूरा किया, वे थकान या होश खोने से जमीन पर गिर गए। यदि उग्र जादूगरनी थोड़ी देर और टिकी रहती तो वे लड़ाई हारने वाले होते। ग्रीम स्टील स्पाइक ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जियांग फेंग ने उत्साह में कहा। घात के बिना उग्र जादूगरनी को नीचे गिराने की कोशिश करना मुश्किल होगा। शिगुआ ने राजेश और जियांग फेंग से कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, बाकी सब मैं आप पर छोड़ दूंगा। राजेश ने जियांग फेंग पर नजर डाली। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह कैसे उग्र जादूगरनी की ब्लैक फ्लेम पर काबू पाने जा रही है। एक एडवांस मैजिशियन को तुरंत राख में जलाने के लिए डोमेन काफी मजबूत था। लविशा, डार्ट स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट, ब्रेकिंग प्रोफाइनर याद है? जियांग फेंग ने अपनी बेटी से पूछा। लविशा ने सिर हिलाया। ब्रेकिंग प्रोफाइनर ग्रीम स्टील स्पाइक के बर्फ के जहर को भड़का सकता है, जिससे यह घातक हो सकता है। उसे ब्रेकिंग फ्रॉमन से मारो और वह जल्दी ही मर जाएगी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 90 टाइटल सफेद कपड़े पहने व्यक्ति या कहे सफेद कपड़ों में लिपटी व्यक्ति, ब्लेसिंग एलिमेंट।
लविशा ने अविश्वास में अपनी माँ जियांग फेंग को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि जियांग फेंग ने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। हालांकि सफेद कपड़े ने उसकी माँ के चेहरे को ढक दिया था, लविशा अपनी माँ के भाव को नहीं देख पा रही थी। क्या तुम पागल हो? आप उसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं? राजेश चिल्लाया। उग्र जादूगरनी के करीब जाने पर एक एडवांस मैजिशियन भी जलकर राख हो जाएगा। लविशा बस चलकर उसकी मौत की ओर बढ़ जाएगी। तथ्य यह है कि चुपके हबले ने पहली बार काम किया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उग्र जादूगरनी जो इस बात सतर्क थी लविशा की जान बख्श देंगी। बस मेरा विश्वास करो, जियांग फेंग ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन मैं, लविशा हिचकिचाई। एक सेकंड के लिए वो सोच नहीं पाई। लविशा, मेरी बात सुनो, जल्दी करो, हम उसे थोड़े समय के लिए ही फ्रीज कर सकते हैं। क्या आप गंभीरता से यहाँ सभी को इस फायर डीमन बीस्ट द्वारा मारे गए देखना चाहते हैं? जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो और तुम ठीक रहोगी। उसे मार डालो और कोई और हताहत नहीं होगा। अग्नि आपदा फल मेरे स्वास्थ्य को भी ठीक कर देगा। तुम्हारे पिता का भी रुतबा बढ़ जाएगा। जियांग फेंग ने उत्साह के संकेत के साथ कहा। लविशा ने अपने होठ खाटे। उसे विश्वास था कि उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोलेगी। उसके हाथ में एक बर्फीली कील दिखाई दी। कील एक भाले के समान थी, लेकिन दोनों सिरे नुकीले थे। कोई केवल दोनों हाथों से कील को बीच में से ही पकड़ सकता था। तेज किनारों से बर्फीली झिलमिलाहट का अर्थ था कि हथियार में घातक जहर है। आगे चलो, चिंता मत करो, तुम ठीक रहोगी। उसके पास जाओ और उसके दिल में छुरा घोंप दो। जियांग फेंग ने आग्रह किया। जब अपनी माँ की बात सुनने की बात आई तो लविशा बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। उसने वास्तव में बर्फीले उपकरण को पकड़ रखा था और उग्र जादूगरनी की ओर चल पड़ी जो बर्फ में जमी हुई थी। उग्र जादूगरनी एक मूर्ति की तरह थी जो अपने स्थिति में पूरी तरह से स्थिर थी। बर्फ पारदर्शी थी, इसलिए वह लविशा को अपनी ओर आते हुए देख सकती थी। लड़की उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पर थी। दी डार्क फ्लेम 100 मीटर के भीतर सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। आमतौर पर अगर लविशा ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए तो डार्क फ्लेम का डोमेन उसे जलाकर राख कर देगा। आप पहले ऐसे नहीं थे। राजेश ने अपना सिर घुमाया और सफेद कपड़े में लिपटी जियांग फेंग की ओर देखा। जियांग फेंग ने कहा, एक व्यक्ति हमेशा बदलेगा, लेकिन क्या होगा अगर डार्क फ्लेम वास्तव में लविशा को जलाकर मार डाले? राजेश ने गहरी आवाज में कहा, यह नहीं होगा। आप इतने आश्वस्त हैं? मैं आपकी बेटी की जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। वो भी आपकी बेटी है, राजेश ने याद दिलाया। उग्र जादूगरनी जमी हुई थी। आग की लपटों का सागर जो बेतहाशा फैल रहा था आखिरकार काबू में आ गया। आदर्श और उनका समूह उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि केवल वह क्षेत्र जहां राजेश, जियांग फेंग, शी गुआओ और अन्य खड़े थे आग से मुक्त थे। वे उस जगह को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने लविशा को उग्र जादूगरनी की ओर चलते देखा। भाई रुको, अर्धचेतन राधा अचानक धीरे से बोली। क्या है वह? आदर्श ने उलझन भरी निगाहों से पूछा। रुको, चैनी को उसे रोको। राधा बेहद कमजोर लग रही थी। अत्यधिक मानसिक दबाव ने उसे अर्ध स्वालिप अवस्था में छोड़ दिया था। वह अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी और अभी भी अपनी बातें बुदबुदा रही थी। राधा की आवाज बहुत धुंधली थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और कह रही हो, फिर भी समूह को यह पता नहीं लगा सके कि वह क्या कह रही है। आदर्श मोटे तौर पर इसका कुछ मतलब निकाल सकते थे। राधा उसे लविशा को रोकने के लिए कह रही थी। जब उसने देखा कि लविशा अपनी वर्तमान अर्धचेतन अवस्था में क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसकी देखभाल करो। आदर्श ने राधा को नीचे रखा और लविशा के पास चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि राधा समूह को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह अभी नहीं उठ सकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के सपने में आ गई हो। तथ्य यह है कि वह इतनी मेहनत कर रही थी, आसानी से नहीं था कि यह कुछ महत्वपूर्ण था।
लविशा, ऊपर मत जाओ, तुम जलकर मर जाओगी। आदर्श 100 मीटर दूर से लविशा पर चिल्लाया। लविशा अपने ही कदमों पर रुक गई। उसने मुड़कर आदर्श को देखा। आदर्श ने कुछ समय तक उग्र जादूगरनी के साथ बिताया था। वो जानता था कि उग्र जादूगरनी के पास 2 प्रकार की लपटें थी। लविशा ने उग्र जादूगरनी को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी क्योंकि वह लापरवाह थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उग्र जादूगरनी लविशा को फिर से ऐसा करने देगी। खुद को मरवाने वाली थी यह लड़की। उसकी बात मत सुनो, जैसा कहा गया है वैसा ही करो और तुम ठीक रहोगी। क्या तुम गंभीरता से मेरी बात नहीं सुन रही हो? जियांग फेंग ने जब लविशा को झिझकते देखा तो एक तेज चीख निकाली। जियांग फेंग आदर्श की ओर मुड़ी और बोले, अपने काम से काम रखो बच्चे। आदर्श का दूसरों के काम में खुद को शामिल करने का कभी कोई इरादा नहीं था, लेकिन उग्र जादूगरनी ने उसकी जान बचाई थी। वह बस वहां खड़े होकर इसे घटित होते हुए नहीं देख सकता था। यह सबसे अधिक संभावना थी कि जियांग फेंग ने लविशा को उग्र जादूगरनी की डार्क फ्लेम से प्रतिरक्षा करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। यह बताना कठिन था कि जियांग फेंग कितने समय से इसकी योजना बना रही थी। घात लगाकर, स्थानांतरण, डिफेंस फॉर्मेशन और लविशा द्वारा अंजाम दिए जाने वाला अंतिम घातक झटका। ऐसा लगा जैसे उसने यह सब पहले से ही सोचा हो। लविशा ने अपनी माँ की बात सुनी। उसने उग्र जादूगरनी के डोमेन में कदम रखा। कदम उठाने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि यह मौत के जबड़े में कदम रखने से अलग नहीं था। हालांकि वह अपनी माँ को पीड़ा के समुद्र से बचने में मदद करना चाहती थी। वह पहले ही 10 साल से अधिक समय से पीड़ित थी। यदि उग्र जादूगरनी अग्नि आपदा फल को त्यागने के लिए तैयार होती तो वह प्राणी को चोट नहीं पहुंचाती। राजेश और शिगुआन ने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन रुक गई है। लविशा ने उग्र जादूगरनी के क्षेत्र में कदम रखा था और एक मौका था कि वह अगले सेकंड में जलकर राख हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लविशा अभी भी जीवित थी। वह पूरी तरह से अहानिकारक उग्र जादूगरनी के डोमेन में कदम रखने में सक्षम थी। लविशा ने अपनी आंखें खोली और अविश्वास में उसके शरीर को देखा। जाओ, वह बर्फ से बाहर निकल रही है, जियांग फेंग चिल्लाई। लविशा बहुत खुश हुई। जैसा उसने सोचा था, उसकी माँ उससे झूठ नहीं बोलेगी। हालांकि वह यह नहीं बता सकती थी कि क्या कारण था। वह उग्र जादूगरनी को मारने के बाद इसकी चिंता करेगी। लविशा ने ब्रेकिंग प्रोफेनर को कसकर पकड़ लिया। 100 मीटर की दूरी को पार करने में देर नहीं लगी। उसने अपनी तेज गति कर दी और सुनिश्चित किया कि ब्रेकिंग प्रोफेनर की तेज नोक उग्र जादूगरनी के दिल पर लक्षित थी। आदर्श दूर नहीं विस्मय के साथ दृश्यों को देखता रहा। लविशा उग्र जादूगरनी के सबसे मजबूत डोमेन में कदम रखने में सक्षम थी। क्या उसके शरीर में वास्तव में कुछ अनोखा प्रतिरोध था? नहीं, यह सही नहीं है। लविशा डार्क फ्लेम से प्रतिरक्षित नहीं थी। लविशा, आप रुक जाओ। आदर्श कम से कम समय में समझ में आ गया। वह लविशा पर चिल्ला। वो उसके साथ पर्याप्त जियांग फेंग अटारी से चिल्लाया। सफेद कपड़े के नीचे उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें किसी के शरीर में गहराई तक घुसने में सक्षम थी, जो कि टकटकी के नीचे थोड़ी कांप जाएगी। ब्लेसिंग एलिमेंट। लविशा की माँ भी एक ब्लेसिंग मैजिशियन थी। आदर्श ने लविशा को रोकने की कोशिश की, फिर भी जब ब्लेसिंग मैजिक ने उस पर प्रहार किया तो उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और कोई शोर नहीं कर पाई। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो, जियांग फेंग बेतहाशा चिल्लाई। आदर्श पर माइंड कंट्रोल डालने के बाद उसने लविशा पर एक शक्तिशाली ब्लेसिंग साइकिंग स्पिल डाला।